हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 13 अगस्त की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है ब्लू बॉन्ड्स के बारे में। ब्लू बॉन्ड्स के बारे में जानने से पहले आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए कि आपको ये क्लैरिटी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और बॉन्ड्स कौन इशू करता है, और स्पेसिफिकली अब ब्लू बॉन्ड्स का क्या ये नया गेम आया है इस बॉन्ड के मार्केट में। पहली बात, बॉन्ड्स आर व्हाट आर दे आर अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी मान लीजिए आपको काम करना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो अब या तो आप कैश किसी से उधार लें, अगर कोई संस्था है या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या कोई कंपनी है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। एक पेपर आप देंगे बॉन्ड के रूप में कि हमें 100 रुपये चाहिए, आप हमें 100 रुपये दे दो, तो अगले 5 साल तक हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे और 5 साल बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। या फिर आज ये बॉन्ड आप ले जाओ, 100 रुपये दो, और जब आप वापस करोगे तो हम आपको इस बॉन्ड के वापस करते टाइम 105 रुपये वापस करेंगे। ये तरीके होते हैं नॉर्मली जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करता है, ये होता है एक बॉन्ड। तो इसको जेम्स बॉन्ड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी बात, जैसे फाइनेंशियल बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो हर बॉन्ड का अलग काम होता है। कोई बॉन्ड आप लेके क्या करोगे, आप हो सकता है बैंक में कुछ काम करने वाले हो, उस बॉन्ड को से जो पैसे आ रहे हैं हो सकता है उससे आप एक घर बनाओ या आप कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई पुल फाइनेंस करे। तो बॉन्ड से जो स्पेसिफिक फाइनेंस हो रहा है वो किस काम में हो रहा है, तो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ब्लू बॉन्ड्स होते हैं, मसाला बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए हर कंट्री अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू करती है। नॉर्मली बॉन्ड्स किस करेंसी में इशू होंगे। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आपको बेचना है तो आप चाहोगे दुनिया के बेस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको पैसे दें, और दुनिया काम करती है डॉलर के ऊपर, तो आपको बॉन्ड देना है, आप बॉन्ड दोगे, वो आपको उतने डॉलर्स देंगे उधार, फिर आप उनको वापस करोगे। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक करेंसीज में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं ये सोचिए ज़रा। देखिए अगर आप डॉलर्स में किसी को बॉन्ड बेच रहे हैं और आज डॉलर के मुकाबले रुपये 70 रुपये का है, और जब वापस करने का टाइम आया तो डॉलर का रुपये 80 रुपये हो गया, तो आपको तो बहुत लॉस लग रहा है। आपने उधार लिया था, आपने कहा था डॉलर्स में पैसे आए, आपको हर डॉलर के 70 रुपये मिले थे, आज जब वापस करने हैं तो आपको हर डॉलर के 80 रुपये वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये की कीमत गिर गई है बॉन्ड के मुकाबले में। तो जो बोरोवर है, जो उधार ले रहा है बॉन्ड का, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उस केस में क्या होता है, कभी कभी सबको पता होता है कि इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, स्ट्रांग होगी, तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे रुपए में इंडिया बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसे कहते हैं हम मसाला बॉन्ड्स। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है। उसी तरह से अलग अलग बॉन्ड्स इशू होते हैं। जैसे चाइना का डिम्सम बॉन्ड है, जापान का सैमुराई बॉन्ड है, तो वो उनकी डोमेस्टिक करेंसीज के बॉन्ड है। इंडिया का क्या था, वो मसाला बॉन्ड। ये हो गया बॉन्ड किस करेंसी में दिया जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको किस करेंसी में बेच रहे हो वो वाली बात होगी। जनरल बॉन्ड डॉलर्स में होते हैं, स्पेसिफिकली किसी देश अपनी करेंसी में बॉन्ड इशू कर रहा है तो उसका कुछ विशेष नाम होता है, ये आपको पता लग गया। लेकिन अब अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, जो पैसा आया उससे आप क्या कर रहे हैं। तो ब्लू बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन बॉन्ड से जो पैसा आएगा वो खर्च होगा ब्लू इकोनॉमी से संबंधित कार्यों में। तो एक अच्छा काम है, आप ओशन रिसोर्स के ऊपर खर्च करोगे, ओशन माइनिंग करोगे, सस्टेनेबल फिशिंग करोगे। तो लोग जो चाहते हैं कि जो सस्टेनेबल एरियाज में पैसे इन्वेस्ट करें वो आकर आपका बॉन्ड ज़्यादा सहूलियत के साथ खरीदेंगे। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है पैसे लेके आप किसी ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सोलर पार्क लगा रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए तो आप ग्रीन बॉन्ड इशू करोगे, क्योंकि इस बॉन्ड से जो पैसा आ रहा है वो ग्रीन कार्यों में लग रहा है, रिन्यूएबल कार्यों में लग रहा है। तो ब्लू बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर रिलेटेड टू ब्लू वाटर या ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़, चाहे वो फिशिंग हो, ओशन माइनिंग हो, एक सस्टेनेबल तरीका है। तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कैपिटल लिया जाता है ताकि वो मरीन और ओशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे किए जा सकें। ये होता है ब्लू बॉन्ड। सबसे पहले सेशल्स ने ब्लू बॉन्ड इशू किए थे, एक कंट्री है उसने। अभी सेबी ने कहा है कि ऐसे बॉन्ड्स हमें भी इशू करने चाहिए फॉर मरीन एक्टिविटीज़। ये बातें हो गई। सेशल्स ने ये 2018 में लॉन्च किया था, $15 मिलियन का इनको वहाँ से जो कैपिटल उन्होंने रेज किया था। तो याद रखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं, पता है आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तरह तरह के बॉन्ड्स किस करेंसी में आते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जनरली बॉन्ड हमेशा डॉलर्स में ही होते हैं। जैसे ब्लू बॉन्ड इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो वो बॉन्ड जो ब्लू इकोनॉमी में काम करेगा वो ब्लू बॉन्ड है, जो ग्रीन इकोनॉमी में काम करेगा वो ग्रीन बॉन्ड्स होंगे। इस तरह के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स इशू होते हैं ताकि इन्वेस्टर्स उनको और ज़्यादा फ़ायदा दे पाए। खास बात, फ़ायदा क्या होगा ब्लू बॉन्ड का, तो ब्लू बॉन्ड से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। लेट्स से कोई इंडियन कंपनी है जो चाहती है कि वो भारत के किसी क्षेत्र में मदद करे, तो उसको मौका मिल रहा है। एक डेवलपिंग कंट्री है जो मरीन इकोसिस्टम पे काम करे, तो वहाँ वो निवेश कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे कि फिशरीज़ को का भला हो। ठीक है, और जो लाइफ बिलो वाटर्स को सुधारने का जो हमारा एक गोल है SDG 14, उसकी पूर्ति की ओर भी बढ़ाया हुआ एक अच्छा कदम हो सकता है। अवेयरनेस बढ़ेगी मरीन इशूज़ के बारे में भी। तो ये तरीका है ब्लू बॉन्ड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले
एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि हमारे 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। एक मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जहां आपको साल भर के आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपके आंसर्स इवैल्यूएट होते हैं। आपको अगर कभी दिक्कतें आ रही है तो आप मेंटोर से बात कर सकते हैं। तो ये एक 47 प्रीलिम टेस्ट और 49 मेंस टेस्ट का एक फुल प्रोग्राम है, विच इज़ मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल ऐसा आ चुका है जहाँ आप को एक शेड्यूल चाहिए, कुछ टेस्ट सॉल्व करने हैं, फीडबैक चाहिए प्रॉपर्ली, तो वो आपको इसके थ्रू मिलेगा। दूसरा, हमारा फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, विच इज़ प्रारंभ, जिसमें आपको पहले से ही पता है कि पूरी NCERT से लेकर के बेसिक चीज़ें, हर चीज़ कवर कराई जाती हैं। क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम के स्पेशलाइज्ड नोट्स होते हैं, CSET के लेक्चर्स हो गए, वीकली टेस्ट हो गए, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे फुल प्रोग्राम में, जो कि है फाउंडेशन कोर्स का, विच इज़ प्रारंभ, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी अब हमारी वेबसाइट पे onlyas.com पे या हमारे नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स की तरफ। डिजिटल लैंडिंग पहले क्या होती है? देखिए, डिजिटल लैंडिंग ये होती है कि आपने कोई एक ऐप फ़ोन में खोला, कई सारे ऐप्स आजकल मार्केट में आए जो आप खोलो, वो आपसे कहेंगे भाई अपना आप KYC कराओ, आधार कार्ड दो, डिटेल दो, आपने ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद आप उनसे पैसे ले सकते हो। आपको 1 महीने के लिए 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ऐसे लोन्स पे देते हैं। आप सोचेंगे कौन लेगा भाई ऐसे लैंडिंग? तो लेकिन जो लोग छोटे किसान हैं या छोटे लेवल पे काम करते हैं, जिनको हफ्ते हफ्ते पगार मिलती है या फिर महीने के अंत में पैसे चाहिए होते हैं, वो ये ऐप्स के थ्रू पैसा लेते हैं, क्योंकि ऐप ने KYC किया, वो आपको पैसे दे देंगे, आपको वापस करना होगा कुछ टाइम के बाद। अभी तक तो बहुत अच्छा है। दिक्कतें ये आ रही है कि जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हो गई हैं, जैसे किसी को फीस भरनी है स्कूल के अपने बच्चे की, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है, उनके पास पैसे कुछ समय बाद आएंगे, तो वो डिजिटली ऐप से पैसा ले लेते हैं। वो ऐप वाला KYC करके उनको पैसा दे देता है। जनरली जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 8%, 10%, 12% होती है, लेकिन जो ये डिजिटल लैंडिंग वाले हैं ये 25 से लेकर 40% तक चार्ज करते हैं, और पहले पता नहीं होता लोगों को कितने चार्ज। अगर आपने 1 हफ्ता मिस किया तो वो 100% आपको पेनल्टी लगा देंगे। उनके खुद के नियम चल रहे होते हैं डिजिटल लैंडिंग में। तो ऐसे ऐप्स क्या करते हैं, आप मना करोगे कि हम नहीं देंगे, तो आपके फ़ोन के डेटा, अभी रिसेंट केसेस आए थे जहाँ वो उनके फ़ोन का पूरा डेटा हैक कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास परमिशन होती है ऐप के पास पूरे फ़ोन के सारे डेटास की। वो डेटा निकाल के उसके ऊपर फोटोज़ मॉर्फ करके सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, परिवार को खिलाफ धमकियां भेजते हैं, परिवार के लोगों की फ़ोटोज़ मॉर्फ कर देते हैं। उससे कई लोगों ने सुसाइड भी किए हैं। तो RBI को इसलिए लगा कि हमें ज़रूरत है इन में चेंजेस करने की, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की, इसीलिए उन्होंने डिजिटल लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए अपना एक नॉर्म लेके आए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि डिजिटल लैंडिंग मतलब जो ऐप के थ्रू आपको लैंडिंग मिलती है, डिजिटली जो लैंडिंग की जाती है, ये बैंक से अलग होते हैं। तो इनमें अब ये बात की गई है कि जो एक LSP है, LSP मतलब हो गया लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए आपकी कंपनी है, वो लैंडिंग प्रोवाइडर है, तो उसे लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक रेगुलेटेड एंटिटीज़ होंगी RBI की, जो इंश्योर करेंगी कि जो पैसा जा रहा है, लेट्स से बोरोवर के पास, बोरोवर जो उधार ले रहा है उसके पास जो पैसा जा रहा है वो RE के थ्रू जाए, और रेगुलेटेड एंटिटी जो होगी उसको परमिशन होगा कि कितना क्रेडिट आपको देना है, कैसे देना है। जो RE बॉडी होगा वो इंश्योर करेगा कि जितना भी डिस्पर्सन हो पैसे का, वो पहले जो है हमारे पास जो बोरोवर का अकाउंट है, LSP मतलब कंपनी हुआ, कंपनी से कितना पैसा गया वो पहले RE के पास जाएगा, जो रेगुलेटरी एंटिटी होगी वो देखेगी हाँ सही पैसा आ रहा है, वो पैसा फिर जाके जो बोरोवर है उसके अकाउंट में जाएगा। वो इंश्योर करेगी जितना पैसा दिया गया उतना ही पैसा उनको मिला है, और जो प्रोसेस होगा वो डायरेक्टली जो भी चार्जेस ये रेगुलेटरी एंटिटी काम कर रही है, तो भाई इसको कुछ पैसे मिलने चाहिए ना काम करने की, चीज़ें सहूलियत दे रहा है, सारा पैसा बोरोवर नहीं देगा, ये लीगल एंटिटी देगी जो पैसे दे रही है। जब भी कोई ऐसा काम होगा जहाँ पैसे उधार दिए जाएंगे, पहले ये जो LSP है लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये उस व्यक्ति को पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा, विच इज़ स्टैंडर्डाइज की फैक्ट स्टेटमेंट, KFS कहते हैं इसको। तो KFS दी जाएंगी जिसको बोरोवर साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, जिसके अलावा प्रॉपर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, क्या क्रेडिट लिमिट बढ़ रही है घट रही है, ये सब इसमें पहले मेंशन किया जाएगा। और नॉर्मली होता ये है क्या कि कभी कभी बोरोवर जो होता है उसने 2,000 रुपये उधार लिया किसी काम के लिए, उसने पैसा वापस कर दिया टाइम पर, और उसको 2,000 रुपये की लिमिट है, उसको उतना ही पैसा मिलता है, उसकी कमाई 10,000 रुपये, 2,000 रुपये का उसने लिया था, किसी तरह वापस कर दिया। अब इस कंपनी को लगा कि ये टाइम पर पैसे वापस कर रहा है, इसको और पैसे देते हैं, 5,000 देते हैं, 6,000 देते हैं, उसकी लिमिट चाहिए भी नहीं, ज़बरदस्ती लिमिट इंक्रीज़ कर दी, और जब वो पैसे लेगा तो उसको चाहिए थे 2,000, मिल गए उसको 5,000। तो तुरंत तो वो आदमी खुश होगा कि उतनी एजुकेटेड सेक्टर पे नहीं हो रहा होता और ज़रूरत होती है पैसे की, तो 5,000 आए, आपने खर्च कर दिए, पर देने टाइम आपके पास 2,000 का ही जुगाड़ हुआ, आप 3,000 लॉस में चल रहे हैं। अगर आपने 2,000 लिए होते तो आप मैनेज कर लेते, अब इतना क्रेडिट आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो इंक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट लिमिट में वो बंद कर दिया गया। बिना आप कंसेंट के क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ा सकते। एक कूलिंग ऑफ पीरियड है कि इसके अंदर आप चाहो तो प्रिंसिपल पे करके इंटरेस्ट से बच सकते हो, ये नहीं कि आपको पेनल्टी लग जाएगी। और डेटा जो भी कलेक्ट किया जाएगा लैंडर्स के द्वारा
वो डेटा नीड बेस्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ़ोटोज़ ले ली उन्होंने, उनके पास जो प्रॉपर तरीका है, क्या कंसेंट उनको दे रहा है सामने वाला जिसने लोन लिया है, क्या वो मान रहा है कि हाँ मैं डेटा देना चाहूँगा, और जो डेटा वो ले रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है उनके फाइनेंस के हिसाब से, वहीं पर वो एंगेज करेंगे। एक ग्रीवांस ऑफिसर होगा जो इंश्योर करे कोई दिक्कतें अगर आए बोरोवर को तो वो उनके पास जा सके, उस चीज़ों का सोल्यूशन हो सके वहाँ। और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड होना चाहिए फ्रॉम जो आपकी रेगुलेटरी एंटिटी है उसके थ्रू। जितने भी क्रेडिट होंगे ये सारे रिपोर्ट किए जाएंगे CIC को बाय REs। RE क्या है भाई? रेगुलेटरी एंटिटी, जो बीच में बोला है कि आएगा, जो कि इंश्योर करेगा स्मूथ फंक्शनिंग। तो जितने भी प्रोडक्ट्स कोई बन रहे हैं प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट के, वो सारे जो हमारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी होगी उसको रिपोर्ट किया जाएगा किस तरह का है, कैसा है, ताकि क्लैरिटी बन पाए। ये बातें थी इसके ऊपर कि डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं, रेगुलेटरी एंटिटी क्या होती है, आपका LSP क्या होती है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, RE क्या होती है, बोरोवर क्या होता है, और की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेंडिंग नॉर्म्स के बारे में क्यों ये न्यूज़ में था, ये हमने पढ़ लिया। तो अगर आपसे पूछे कि जो बोरोवर है क्या वो डिसाइड करेगा रेट्स क्या होती हैं, या डायरेक्टली बोरोवर के पैसे में जो प्रोवाइडर है वो पैसा देगा, तो नहीं, वो पहले RE के अकाउंट में जाएगा। RE इंश्योर करेगा कि वो सब स्मूथली हो। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन के बारे में। हमें पता है ना कि कोई आप मशीन बनाते हो तो उसको आपको IP मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आपको। एक तो प्रॉपर्टी फिजिकल होती है, आपने पैसे देके कुछ खरीदा, वो आपकी चीज़ हो गई। कुछ चीज़ें आपने बनाया, फॉर एग्जांपल मशीन बनाई, कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई किताब लिखी, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जहाँ आपकी दिमागी मेहनत लगी है वो आपकी दिमागी मेहनत की प्रॉपर्टी है, तो उसको भी सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी को लेकर जागृति बढ़ाने के लिए कि और लोगों को पता लग पाए, उन्होंने जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन चलाया है। सवाल ये किसने चलाया? ये चलाया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने, जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत काम करती है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंदर आपका इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी का इश्यूज आता है वो रिजॉल्व होता है यहाँ से, यहीं पे सारी चीज़ें इस पर रन होती हैं। तो IP अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि बच्चों को पता लग सके कैसे IP इंपॉर्टेंट है, क्या क्रिएटिविटी कैसे बढ़ सकती है, और आपको पता रहे कि आप जो क्रिएट कर रहे हो उससे आपको कमाई हो सकती है, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो आप ज़्यादा फोकस करोगे उसके ऊपर, रेदर देन आप सोचो कि आपने कोई फिल्म बनाई, कोई चोरी करके ऐसे CDs बेच रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया पायरेट करे कोई ऐसे यूज़ कर रहा है। तो वो सब चीज़ें रोकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन जो रन किया जा रहा है, अलॉन्ग विद जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके विशेष तौर पे यहाँ पे किया है, ताकि एक बेसिक अवेयरनेस और क्या बेसिक ट्रेनिंग होती है वो दी जाए IP प्रोटेक्शन को लेके, IP अवेयरनेस को लेके। यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे इस पर फोकस किया गया है। अगला आर्टिकल बात करता है यूनाइटेड नेशन ने अपना जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान का, उसके ऊपर। तो आप सोचो कि भाई UN ने कब बना दिया मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान में? इंडिया हालांकि कोई नहीं मानता ऐसा कुछ ग्रुप की हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं, लेकिन पाकिस्तान कहता है ऐसा होना चाहिए। क्या कहानी है ज़रा देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान असल में 1949 में शुरू हुआ था। इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई चली थी कश्मीर को लेके, वहाँ पर ये UN में गए थे, तो वहाँ उन्होंने एक मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भेजे थे इंडिया में कि जो इंश्योर करेंगे कि सीज़ फायर का ढंग से फॉलो अप हो रहा है या नहीं। तो इनका काम था ये देखना कि ठीक से ये सीज़ फायर एग्रीमेंट जो हुआ है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और 1971 में जो दोबारा जंग हुई तब ये वहाँ रहे थे ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि भाई जो एग्रीमेंट हुए हैं उसको फॉलो किया जाए, जो सीज़ फायर हुआ था उसको फॉलो किया जाए। और वो सब वो किसको रिपोर्ट करेंगे? UN सेक्रेटरी जनरल को। रिसेंटली ये न्यूज़ में चल रहा है कि नए जो इसके जनरल हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, जो कि पैब्लो रियोस हैं, अर्जेंटीना के। पैब्लो रियोस अर्जेंटीनियन है, जिनको इनका नया एडमिरल, इनको हेड ऑफ मिशन और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर डिक्लेयर किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनका नाम क्या है, ध्यान रखिए। गुलमेरो पैब्लो रियोस, अगर नाम आपको याद रहे तो ठीक है, वरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इस पर ओपिनियन है इंडिया और पाकिस्तान का। तो 1971 वॉर के बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जिस शिमला एग्रीमेंट में इंडिया और पाकिस्तान ने मान लिया था ऐसा कि आगे से जो भी चीज़ें होंगी वो हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी उसमें नहीं आएगी। तो शिमला एग्रीमेंट के बाद से इंडिया का ऐसा कहना है कि कोई UNMOGIP का जो रोल था
ये मिलिट्री ऑब्जर्वर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम क्योंकि कश्मीर एक बायलैटरल द्विपक्षीय इशू है, हम द्विपक्षीय रूप से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए कोई थर्ड पार्टी अलाउड नहीं। इंडिया का स्टैंड हमेशा रहता है, इसलिए इंडिया किसी को भी नहीं कहता कि आप आके बीच में मध्यस्थता करो, चाहे यूएन हो चाहे वो अमेरिका हो। तो इंडिया और कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया पाकिस्तान इसको बायलैटरली ही सॉल्व करेंगे। तो वो साइन पाकिस्तान ने भी किया था, तो इंडिया ने कहा उसके बाद कोई भी औचित्य नहीं बनता मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का यहाँ पर रहने का। लेकिन पाकिस्तान कहता है ऐसा नहीं है भाई, हमें तो चाहिए, यूएन को होना चाहिए, इंटरनेशनल इशू है। वो चाहते हैं बार बार कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना और उसी मुद्दे को लेकर बार बार वो हवा में इसको उछालते रहते हैं। तो वो बार बार चाहे कुछ भी हो, वो बार बार जाके उस ऑब्जर्वर ग्रुप पे जाके कंप्लेन करते हैं, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, जबकि इंडिया कभी कोई इशू लेके आज तक UNMOGIP के पास नहीं गया है सिंस 1972 बिकॉज इंडिया हैड साइंड शिमला एग्रीमेंट, दैट्स वाई दिस रिमेन्स नल एंड वॉइड। पहले ये लोग गए थे बायलैटरली इसलिए यूएन के पास, तो बात थी शिमला एग्रीमेंट में बात हो चुकी थी कि बायलैटरल इशू है, इसलिए इंडिया ऐसा कहता है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कि वो मॉनिटर करे और उसका कोई वहाँ पर मैंडेट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इससे कहता है कि नहीं, पाकिस्तान में भी जाकर यहाँ कंप्लेन करता रहता है। तो इंडिया का स्टैंड इन अ वे सही है, शिमला एग्रीमेंट साइन होने के बाद इसके कोई औचित्य नहीं होता है। तो क्या था UNMOGIP, क्यों साइन हुआ था? 1949 में जब पहले कश्मीरी मुद्दा उछल रहा था तभी ये साइन किया गया था। यूएन के पास गए थे, उन्होंने ऑब्जर्वर भेजे थे इंश्योर करने के लिए जो सीज फायर हुआ है उसका पर्याप्त रूप से पालन हो, लेकिन बाद में और लड़ाइयाँ हुई और शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तब इसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। तो किन के बीच में था, कहाँ पर था, क्या रोल था, ये आपको पता लग गया होगा। अगला आर्टिकल बात करता है इंडियन ओशन डायपोल के बारे में। ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। इंडियन ओशन डायपोल की रिसेंटली बात की गई है कि एक नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल इवेंट डिक्लेयर किया गया है जिससे कि ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिख रहा है आपको इंडियन ओशन। नॉर्मली ऐसा होता है जब इंडियन ओशन की खास बात पहले देख लीजिए। इंडियन ओशन इज मोस्ट वार्म ओशन अराउंड, इससे गर्म कोई ओशन नहीं है। क्यों इतना गर्म है कि देखो 3 साइड से घेरा हुआ है इसको ज़मीन ने। अगर इसको और डिटेल में देखते हैं, देखिए ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में देख रहे हैं पानी जो फंसा हुआ है ये बाहर से ऐसे मिक्स नहीं हो सकता। इधर बस एक पैसिफिक का पानी है जो यहाँ आता है, आइलैंड को क्रॉस करते हैं, थोड़े गैप्स हैं आइलैंड के बीच में, वहाँ से पानी मिक्स हो रहा है। ऊपर कहीं आर्कटिक का पानी नीचे नहीं आ सकता, तो मिक्स होने का चांस कम है। 3 तरफ से ज़मीनी भूभाग है, तो इसलिए ये ओशन बहुत ज़्यादा वार्म रहता है और ट्रॉपिकल इलाके में भी है। ठीक है, यहाँ पर होता ही है कि जब मौसम आता है स्प्रिंग का, गर्मियों का, तो यहाँ आपके पैसिफिक से पानी आइलैंड को क्रॉस करता हुआ थोड़ा सा और इधर घुस जाता है इस इलाके में, तो यहाँ का पानी थोड़ा सा और गर्म हो जाता है। जनरली ऐसा होता है। तो ये इसकी बेसिक कहानी अगर देखनी है ना, तो आपको देखना है कि ईस्ट साइड हो गया इधर, ठीक है, और इधर वेस्ट साइड हो गया। तो डायपोल में क्या होता है, कोई मैग्नेट देखा आपने, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, हमेशा उल्टा रहते हैं, वो कभी आसपास नहीं आते। तो उसी प्रकार अगर ईस्टर्न साइड इंडियन ओशन का वार्म रहता है तो वेस्टर्न साइड ठंडा हो जाता है। ये अगर गर्म हो जाएगा, ये अगर वार्म हो जाएगा, तो ये फिर आपका कूल हो जाएगा। ये सिनेरियो रहता है, हमेशा उल्टा चलता है, ये रीजन। तो ये क्यों होता है, इससे ही ना ये उल्टा रहना सिस्टम है ना, जो पोलर बिहेवियर है, एक साइड ठंडा एक साइड गर्म, एक साइड गर्म होगा दूसरी साइड ठंडा हो जाएगा, ये चेंज होता रहता है विद सीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डायपोल। IOD इसी को कहते हैं, इंडियन ओशन डायपोल। ये इंडियन ओशन डायपोल बनता है, एक साइड गर्म रहेगा एक साइड ठंडा रहेगा। किधर ज़्यादा ठंडक रहेगी, कब ज़्यादा गर्म हो जाएगा, वही डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल में। अब समझते हैं क्या पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल होता है। पहले आपने ये समझ लिया कि पॉजिटिव कि इंडियन ओशन डायपोल क्या मतलब है इसका, कि एक तरफ इंडियन ओशन ठंडा रहेगा, दूसरी तरफ गर्म रहेगा। फिर जो पहले ठंडा एरिया था वो गर्म हो जाएगा, जिस साइड गर्मी थी उधर ठंडक रह जाएगी। हमेशा ये दोनों रीजन उल्टा रहते हैं एक दूसरे के। इसे कहते हैं डायपोल बना रखता है इंडियन ओशन में, विच इज कॉल्ड एन इंडियन ओशन डायपोल। अब क्यों ऐसा होता है, इस पे चलते हैं। पहली बात, ये पूरा इलाका 3 तरफ से घिरा हुआ है, पानी बाहर से सिर्फ पैसिफिक से इधर आ सकता है, ऊपर आर्कटिक से तो आ नहीं सकता, लैंड का भूभाग है। और ये इलाका जनरली बहुत ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, ज़्यादा गर्म रहता है। ये बेसिक सी चीज़ है, हम समझ गए वार्म कूल का सिस्टम। इंडियन ओशन में होता है कि ओशन पे जब पानी मूव करेगा उसके साथ एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बदलता रहता है, ये हमें पता है। तो जब डायपोल फॉर्म होगा तो जो समुद्र के आसपास हो रहा है उसका असर ऊपर भी होता है हवा में। थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि जनरली हमें पता है एक साइड ठंडा रहेगा एक साइड गर्म रहेगा। जब गर्मियों का सीजन रहेगा तो पूरा इलाका गर्म ही रहता है इन जनरल, एक तरफ थोड़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ठंडक रहेगा। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होता है तो होता ये वेस्टर्लीज यहाँ बहते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यहाँ वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज बहते रहते हैं। जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल रहेगा तब जो ईस्टर्लीज यहाँ से बहते हैं ना इस रीजन में, नॉर्मली जैसे हमें पता है ना ये रीजन यहाँ पर ईस्टर्लीज बहती रहती हैं इस तरफ की तरफ, ठीक है। जब यहाँ पर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तब ये होता है यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो अपने साथ
पैसिफिक ओशन का गर्म पानी लाती है, वार्म वाटर्स, और ये वार्म वाटर इसको पुश करते करते यहाँ लेके जाते हैं जहाँ गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ जाता है, ये इलाका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दिस विल टर्न वार्मर, ये रीजन बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, ये वाला, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वेस्टर्ली स्ट्रांग होती है और वहाँ से गर्म पानी समुद्र के साथ साथ इधर आ रहा होता है, तो सरफेस का सारा पानी तेज़ हवा के साथ इस तरफ आ गया, जो गर्म पानी था सारा पानी गर्म यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और जब ऊपर का सतह का पानी यहाँ आ रहा है तो अंदर जो ठंडा पानी होता है उसका वो पानी ऊपर की तरफ आता है वेस्टर्न साइड में, यानी अपवेलिंग हमें देखने को मिलती है। याद रखिए नीचे की तरफ का पानी ठंडा रहता है, जैसे थर्मो हेलाइन हम जब कहते हैं, जब वो पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नीचे का पानी ठंडा रहता है, ऊपर का गर्म रहता है धूप के संपर्क में। ये पानी हवा के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा, कूलर हो जाएगा, और जो वार्म वाटर इस साइड जाएगा, वार्म वाटर जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर यानी पानी का इलाका, वो इलाका गर्म हो गया है, लो प्रेशर होगा, हवा ठंडी होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। हवा जब हल्की होती है राइज करके ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, ज़्यादा बारिश का माहौल, ठंडा होकर जो वार्म वाटर यहाँ एक्यूमुलेट हुआ, वार्म वाटर हल्का होता है, राइज करेगा, क्लाउड फॉर्म करेगा, यहाँ रीजन में होगी बारिश। और इधर का इलाका कैसा हो रहा है, इधर कूल हो रहा है, नीचे से भी ठंडा पानी मिल रहा है, सारा गर्म पानी तो उधर जा रहा है, वेस्टर्लीज बहुत स्ट्रांग है, ईस्टर्ली सॉरी, सारा पानी इस तरफ जा रहा है, ये इलाका हो गया ठंडा, यहाँ पर अपवेलिंग हो रही है, तो यहाँ पर ड्रॉट जैसा सिनेरियो आ जाता है कि ठंडी बढ़ जाती है और पानी में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बना रहता है, तो हवा यहाँ पे अंदर की तरफ आती है, वार्मर एयर राइजेज अप, और जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है वो अंदर की तरफ सिंक करती है, तो हाई प्रेशर में एयर क्या होगी, सिंक करेगी, लो प्रेशर में एयर राइज करेगी, यहाँ क्लाउड फॉर्म होगा, बारिश होगी। इस तरफ जो बारिश है उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इधर ड्रॉट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पानी कम बरसेगा, ड्रॉट वाला सिनेरियो होगा, और इधर के रीजन में अफ्रीका के आसपास बहुत बारिश होगी, यहाँ अच्छा रहेगा, इधर अपवेलिंग हो रही होगी। तो ये सिनेरियो होता है एज अ पॉजिटिव डायपोल का। आई होप थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हालांकि ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है फिर भी आपको समझना चाहिए। डायपोल क्यों है, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म इंडियन ओशन रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और लैंडलॉक्ड है। जब पॉजिटिव डायपोल होगा तब यहाँ से जो विंड्स आती हैं अपने साथ गर्म पानी को पैसिफिक से होते हुए अफ्रीका के बहुत पास लेके चली जाती हैं, ये इलाका बहुत वार्म हो जाता है, वार्म होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, हवाएं यहाँ से हल्की हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्म होते हैं और बारिश होती है, जबकि इधर बन जाता है हाई प्रेशर और यहाँ एयर करने लगती है सिंक, सर्कुलेशन इस तरह से होने लगता है, यहाँ वाटर सिंक कर रही है, यहाँ एयर राइज कर रही है, यहाँ बारिश होगा, इस रीजन में ड्रॉट और ठंडे की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जब दूसरा सिनेरियो आता है, ये हो गया पॉजिटिव डायपोल, जब नेगेटिव डायपोल होगा तो ठीक इसका उल्टा। जब पॉजिटिव डायपोल बना आपने समझ लिया, नेगेटिव डायपोल जब बनेगा तब यहाँ पर हमने देखा ईस्टर्लीज आ रही थी अपने साथ, हवाएं यहाँ से ईस्टर्लीज लेके इधर हवाएं अपने साथ गर्म पानी इस तरफ ला रही थी। जब वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तब ये गर्म पानी यहाँ से लेके इधर घुमा के इधर की तरफ ले जाने लगती हैं, ये सारा अपना वार्म वाटर यहाँ की तरफ लेके आ कि इधर वार्म वाटर जमा हो जाएगा। यहाँ पर वार्म वाटर जमा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर बनेगा, लोअर प्रेशर बनेगा तो यहाँ सिंक एयर क्या करेगी, राइज करेगी ऊपर की तरफ और राइज करके यहाँ बारिश होगी, और इधर सारा गर्म पानी यहाँ आ गया, ठंडा पानी ऊपर बनेगा इस तरफ, यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहाँ पर एयर आके सिंक करेगी और यहाँ पर बारिश नहीं होगी, तो ड्रॉट सिनेरियो अफ्रीका के आसपास पड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या होगा, बारिश होगी। और यही होने वाला है अभी जो फेज है विच इज़ अ नेगेटिव डायपोल। तो देखो पॉजिटिव डायपोल में क्या हो रहा है, जो वार्म वाटर यहाँ इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ से एयर राइज कर रही है ऊपर की तरफ, इस रीजन में हैवी वेन आ रही है, पूरे इलाके में बारिश होगी और यहाँ पर ड्रॉट आएगा क्योंकि यहाँ से थर्मोहेलाइन जो है, थर्मोहेलाइन मतलब थर्मोक्लाइन जो बन रहा है हमारा ठंडा पानी, थर्मोहेलाइन मतलब सॉरी वो नमक की बात आ गई, थर्मोक्लाइन मतलब जो एक समुद्र के इलाके में जो नीचे के पानी ठंडा पानी ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवेलिंग हो रही है, ये होता है पॉजिटिव फेज। नेगेटिव फेज में क्या हो रहा है, ठंडा पानी इधर की जगह यहाँ पर कोल्ड वाटर जमा होगी, ये देख रहे हो, क्योंकि वेस्टर्ली स्ट्रांग है तो सारा गर्म पानी अफ्रीका के पास आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है गर्म पानी, फिर हवा इसको यहाँ लेके जा रही है, सारा गर्म पानी यहाँ जमा हो पा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बन रहा है लो प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा तो हवा जाएगी ऊपर की तरफ, राइज करेगी, क्लाउड फॉर्म होगा और यहाँ बारिश होगी, जबकि यहाँ ठंडा पानी है तो यहाँ हो जाएगा हैवी हाई प्रेशर जोन और वाटर एयर क्या करेगी, सिंक करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं इन पॉजिटिव फेज, ये होता है नेगेटिव फेज। तो अभी नेगेटिव फेज है तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बारिश होगी और वहाँ पर अबव नॉर्मल बारिश होगी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इट विल फेस अबव एवरेज रेनफॉल बिकॉज इंडियन ओशन डायपोल हैज़ डिक्लेयर्ड नेगेटिव। तो नेगेटिव जब होगा तो वहाँ ज़्यादा बारिश होगी,
पॉजिटिव होगा तो आपको अफ्रीका इंडियन साइड में ज़्यादा बारिश होगी। ये हो गया इंडियन ओशन डायपोल क्यों होता है ये समझ लिया, क्या कहानी ये हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक के बारे में जानते हैं, वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम असल में रिलेटेड है एक चीज़ से जिसका नाम था PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में तब मैन्युफैक्चर करेगी जब उनको कोई फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन अगर आप किसी एक कार टेक्नोलॉजी का कर रहे हो या मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो इसलिए वो चीज़ होती है। अब वो इंसेंटिव कैसे मिलेगा उसके लिए एक PLI का पोर्टल होता है। तो जनरली यहाँ जो बात हो रही है ये किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया ताकि ऑनलाइन ऑटोमेटिव डेटा ट्रांसफर हो पाए। जो भी क्रिटिकल डेटा चाहिए होता है, डेटा मतलब कितना वैल्यू प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कितना वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलता है। तो इसीलिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं PLI स्कीम के लिए उन सभी को अपना खुद का एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम बनाना पड़ता है कि हम कितना संसाधन जनरेट कर रहे हैं, क्या सिस्टम होगा। तो एक सॉफ्टवेयर है ताकि उससे पता लगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब इसको ऑटोमेट किया जा रहा है ताकि कंपनीज़ को बार बार जाके डेटा ना भरना पड़े, ये ना बताना पड़े हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो PLI जो ऑटो सेक्टर के लिए लॉन्च हुई थी 2021 में, किस मिनिस्ट्री ने की थी, हैवी इंडस्ट्रीज़ ने की थी। अब जो ERP सिस्टम है ये एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर सिस्टम है ताकि जो भी डेटा की मॉनिटरिंग हो, जो वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं, जो उनको कितना पोर्टल में क्या क्या करना है वो सब ऑटोमेट हो जाए, उनको ज़रा टेंशन ना हो चीज़ों को हैंडल करने में। तो उसकी ऑटोमेशन की तरफ लिया गया ये कदम है ताकि पेपर वर्क घट जाए और जो कंपनीज और इनोवेटर्स हैं वो ईजिली आके काम कर सकें ताकि उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल पाए और वो काम कर पाएँ। अभी जो हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं वहाँ जो फोकस है वो है एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी काम करेगा उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वो चाहे तो इंडिया में अगर पोर्टल बनाते हैं तो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। तो इसमें आप डोमेस्टिकली जब प्रोड्यूस करते हैं तब वो मिलता है आपको इंसेंटिव। भारत में अगर आप कुछ निर्माण कर रहे हैं जो कि एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के आसपास है तो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कितना आपका प्रोडक्शन है, किस लेवल पे आप करें। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लॉन्च की गई। इसमें अलग अलग सेक्टर्स को और इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर प्राइमरी बात हो रही थी ऑटो सेक्टर की, जहाँ पर ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड लायन डे के बारे में। 10 अगस्त को लायन डे मनाया गया। लायन की खास बात यह, लायन इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज़। इट्स ऑल्सो कीस्टोन स्पीसीज़। कीस्टोन स्पीसीज़ मतलब वो स्पीसीज़ होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी इकोसिस्टम में। एक एपेक्स प्रेडेटर है जो कई सारे जानवरों का शिकार करता है। अगर अब ढेर सारे हिरण हो जाए ना तो वो सारी घास खा जाएंगे, सारी घास खा जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए हमें शिकारी चाहिए, शेर जैसे, जो उसको कंट्रोल कर सके। टाइगर और लायन दोनों असल में फ्लैगशिप स्पीसीज़ कही जाती हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज़ वो होती हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं अवेयरनेस बढ़ाने में कि भाई शेर एक बहुत मतलब मजेस्टिक सा एनिमल है। आप देखते हैं आपको पता लगता है शेर घट रहा है तो आपके अंदर एक भावना जागती है यार कितने एक मजेस्टिक जानवर है, इसकी जान जा रही है तो हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो उसका फ़ायदा बाकी जानवरों को भी होता है। आप कंजर्वेशन प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आपको हिरण के प्रति उतनी दया भावना नहीं जागेगी क्योंकि आपने उसको उस तरह देखा नहीं। शेर आपके दिमाग में सुनते ही याद आता है कि हाँ एक शेर वाली पर्सनैलिटी, एक शेर जिसकी बाल हैं और दहाड़ रहा है वो, तो वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ का रोल है। इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीसीज़ अलग होती है जो कि पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इन सच एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। इनका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा लियो। 2 तरह के लायंस होते हैं, एक होता है एशियाटिक लायन, एक होता है अफ्रीकन लायन। तो क्या अमेरिका में लायंस मिलते हैं? तो नहीं, 2 तरह के लायंस होते हैं। एशियन लायंस आर स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस और एशिया में भी एक ही जगह मिलते हैं इंडिया में, विच इज़ इन गिरनार का जो फॉरेस्ट है वहाँ पर मिलते हैं। इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुली अपना लायन कंजर्वेशन का प्रोग्राम रन किया है। दे आर सीन एज प्राइड ऑफ गुजरात और कई मामले में उनको और ज़रा एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। कई लायंस अब इंडिया में मिलते हैं। इनका IUCN स्टेटस इज़ वल्नरेबल। दे आर वेरी इंडिस्पेंसिबल टू द इकोसिस्टम। जैसे मैंने बताया कीस्टोन स्पीसीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। उसमें एनिमल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए अभी जो सासन गिरनार नेशनल पार्क है वहाँ पर उनका प्रमुख एक जो बसेरा इंडिया में वहाँ पर है। 523 थे 2015 में, अब 674 लायंस हैं। और इनको थ्रेट किससे होता है? शिकार से, इनब्रीडिंग, जो जेनेटिक इनब्रीडिंग हो जाती है, डिजीज़ जैसे हो जाता है कुछ। अगर बहुत सारे शेर एक जगह आ रहे हैं तो वहाँ बहुत खतरा फैल सकता है। अगर बीमारी किसी एक कुछ शेर को लगी तो कई और शेर भी घायल हो सकते हैं। इन सब चक्करों में लायंस डे को मनाना, इसको और प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2019 में आया था। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अगर आप देखो एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किए गए हैं ओनली, जब भी ओनली यूज़ हो सतर्क हो जाए। तो एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली इज करेक्ट, राइट।
बट अदर टू आर इनकरेक्ट बिकॉज वन हॉर्न डायनासोरस इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी मिलता है, और डबल हम्प्ड कैमल तो इंडिया में उतने रेयरली मिलते भी नहीं है जितने बाकी देशों में मिलते हैं। तो वन ओनली इज द आंसर विच वॉज द करेक्ट वन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो आपको ध्यान ऐसे रखना है। अगला क्वेश्चन बात करता है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 के बारे में, जिसमें अब जो नया एक्ट काम में आया है ये पुलिस को अधिकार देता है कि वो चाहें तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सीआरपीसी के अंदर। कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो, तो क्या आपके आइरिस का स्कैन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। रेटिना का स्कैन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं वो लिस्ट है, फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, बायोलॉजिकल सैंपल्स और बिहेवियरल एट्रीब्यूट, जैसे आपके सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, इनको पता लग पाए कि कोई काम आपने किया है किसी और ने किया है। ये प्रोसीजरल लॉ में बदलाव करके इनको दिया गया है ताकि वो ये कर पाएँ। लेकिन एनसीआरबी ये जो डेटा शेयर करता है किसी और एजेंसी के साथ शेयर नहीं करता, ये इसको प्रिजर्व करेगी, शेयर करेगी, और 75 साल तक ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में नया जो चीज़ें ऐड की गई हैं ताकि एक क्लियर कट आइडेंटिफाई कर पाए कौन क्रिमिनल है, ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इजीली सॉल्व कर पाए केसेस को। इसके बारे में बात है क्या नए चेंजेस आए गए हैं, तो क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या आप कर सकते हैं। फिंगर इंप्रेशन, पाम प्रिंट इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस रेटिना स्कैन, बिहेवियरल पैटर्न्स, सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग को आप वो आपसे ले सकते हैं। अब देखते हैं कितना आपको याद है कितना भूल गए। UNMOGIP 1949 में बनी थी टू सुपरवाइज सीजफायर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ट्रू और फॉल्स? Digital lending norms is a standardized key fact statement must be provided to the borrower before executing the loan contract. IUD affects the climate of Australia and other countries that surround Indian Ocean Basin. PLI scheme for auto sector launched in 2021 by Ministry of Heavy Industries. Asiatic lion IUCN रेड लिस्ट पे वल्नरेबल है। क्या है इसका करेक्ट और रॉन्ग आंसर, ये आपको देखना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आंसर्स थे, आई होप हमने सारे सही किए होंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप चाहें तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली IAS नथिंग एल्स पे, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और PDFs मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।